अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी लेक्चर सीरीज़। चैप्टर 1 टू 17 कंप्लीट अपलोड हो चुके हैं। करंटली चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट किया है, जिसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे बात कर रहे हैं, जिसको साइको डायग्नोस्टिक कहा जाता है, और इसके लिए हम DSM-5 TR को फॉलो करते हैं। अकॉर्डिंग टू DSM, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ डिसऑर्डर्स को न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कहा जाता है, जो कि अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में स्टार्ट होते हैं। इसमें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स एंड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स डिटेल में पढ़ चुके हैं। करंटली हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो पे हमने डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया डिस्कस किया था। आज पढ़ेंगे कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स। डेवलपमेंट एंड कोर्स। अब जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, वो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ यानी जब बच्चा पहले 1 साल का होता है, उस दौरान भी उसके सिम्टम्स को नोटिस किया जा सकता है, क्योंकि बच्चा सोशल इंटरेक्शन नहीं कर रहा होता। टिपिकल एज जो है सिम्टम्स रिकग्निशन की, वो 12 से 24 मंथ्स है, और 24 मंथ्स के बाद भी सिम्टम्स को जो है वो ऑब्जर्व किया जा सकता है। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में सोशल एंड कम्युनिकेशन बिहेवियर्स जो हैं वो कम होते हैं फर्स्ट 2 इयर्स ऑफ लाइफ में। फॉर एग्जांपल 2 साल का बच्चा जो है वो वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों कम्युनिकेशन का यूज़ कर सकता है। स्पीकिंग में उसकी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज भी होती है, रिसेप्टिव लैंग्वेज भी होती है, ठीक है? वो 2 वर्ड्स को कंबाइन करके भी बोल सकता है, ठीक है? फॉर एग्जांपल, मामा लेट्स गो, आई वांट दिस, आई वांट दैट, लेट्स प्ले, लेट्स गो, इस तरह के सेंटेंस जो है वो यूज़ कर सकता है। सोशल इंटरेक्शन अच्छे से कर सकता है, लाइक वो पीका-बू जैसी एक्टिविटीज़ में एंगेज होगा, हाइड एंड सीक वाली एक्टिविटीज़ में एंगेज होगा, प्ले के दौरान में लाफ़ करेगा, उसके अलावा अपनी बारी का इंतज़ार करेगा, दूसरे को उसकी बारी करने देगा, एक्टिव लिसनिंग होगी उसकी, और स्पोकन पे भी उसका काम होगा, ठीक है? जबकि हमने पढ़ा था कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में बच्चा जो है वो वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ नहीं कर सकता, टॉयज़ को शेयर नहीं करता, टर्न टेकिंग नहीं करता। नेक्स्ट इज़ कॉजेज़ एंड रिस्क फैक्टर्स। फर्स्ट पे हमारे पास आते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं उनकी वजह से भी ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एडवांस्ड पेरेंटल एज, यानी अगर फीमेल की 35 प्लस एज है या मेल की 40 प्लस एज है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि बच्चे में ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स के सिम्पटम्स आ जाएँ। देन एक्सट्रीम प्रीमेच्योरिटी की वजह से, और लास्ट में अगर पेरेंट्स में से कोई एक भी अगर ड्रग्स का यूज़ करता है, तो उसकी वजह से भी चांसेस होते हैं कि बच्चे में ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स के सिम्पटम्स आ जाएँ। नेक्स्ट इज़ जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। अब अगर पेरेंट्स में से कोई एक भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के सिम्पटम्स फेस कर रहा है, या जीन्स में कोई चीज़ चलती आ रही है, तो 80% चांसेस होते हैं कि बच्चे में भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हों, जैसे ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। देन 15% ऑफ केसेस ऑफ ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स जो हैं वो जेनेटिक म्यूटेशन या फिर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़, जिसमें फ्रजाइल एक्स क्रोमोसोम, रेट सिंड्रोम्स वगैरह आते हैं, इनकी वजह से भी होते हैं। नेक्स्ट इज़ सेक्स एंड जेंडर रिलेटेड डायग्नोस्टिक इश्यूज़। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स जो है वो मेल्स में 3 टू 4 टाइम्स ज़्यादा होता है दैन फीमेल्स। एसोसिएटेड विद सुसाइड थॉट्स और बिहेवियर। अब वो इंडिविजुअल्स जिसमें ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स होता है, वो हाई रिस्क होते हैं सुसाइड की तरफ, देन वो बच्चे जिनमें ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर नहीं होता। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स की वजह से सोशल कम्युनिकेशन इम्पेयर्ड होती है, डिस्टर्ब होती है, प्रॉब्लमैटिक होती है। इस वजह से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो पर्सन सेल्फ हार्म की तरफ जाए। फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अब चूँकि ये बच्चे सोशल एंड कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ में लैक करते हैं, डिस्टर्ब होती हैं, इम्पेयर्ड होती हैं, डेफिसिट्स होते हैं, इसकी वजह से जो चीज़ें सोशली लर्न करके की जाती हैं ना, उनमें इनको प्रॉब्लम होता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, घर पे ये सेम रूटीन को फ़ॉलो कर रहे होते हैं, सेंसरी सेंसिटिविटीज़ होती हैं, जिसकी वजह से इनकी ईटिंग एंड स्लीपिंग रूटीन जो है वो क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है, एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हेयर कट के इनको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि इन्होंने चीज़ें लर्न ही नहीं की होती, ठीक है? और रिपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं इनके। अगर जब हम इनकी थेरेपी करते हैं, तो हम इनकी क्लासरूम्स की सेटिंग्स भी चेंज करते रहते हैं, हम इनके क्लासरूम्स भी चेंज करते रहते हैं, ताकि रिपिटेटिव बिहेवियर्स जो हैं, रिपिटेटिव पैटर्न्स जो हैं, वो इनके ब्रेक किए जा सकें।
आप जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो ज़रूर बच्चों के साथ भी काम करना, क्योंकि जब आप बच्चों के साथ काम करते हैं तो तब आपको क्लियर कट इनके सिम्पटम्स नज़र आते हैं, ऑटिज़म के सिम्पटम्स, एडीएचडी के सिम्पटम्स, सोशल प्रैग्मेटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स के सिम्पटम्स। फिर जब आप उनको ट्रीट करते हैं तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को सीखते हो। देन डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी हम देखते हैं इसका, फॉर एग्जांपल अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, इनके भी क्राइटेरियाज हम देखते हैं और ये फाइंड आउट करते हैं कि बच्चा सिर्फ ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स फेस कर रहा है या फिर उसको साथ में कोई और भी को अकरिंग डिसऑर्डर भी है। तो नेक्स्ट जाके हम इंशाल्लाह ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एंड अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स में क्या डिफरेंस है, सिम्टम्स कैसे डिफरेंस होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे ताकि आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। उसके साथ हम ये भी देखते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि बच्चा जो है वो लैंग्वेज डिसऑर्डर या सोशल प्रैग्मेटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर की वजह से उसमें सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन के इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है? तो इन चीज़ों को डिफरेंशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये फाइंड आउट करना कि बच्चा वाक़ई ऑटिस्टिक सिम्पटम्स फेस कर रहा है या फिर किसी और रीज़न की वजह से उसमें ये सिम्पटम्स शो हो रहे हैं। देन एक और कंडीशन है जिसको सिलेक्टिव म्यूटिज़्म कहा जाता है। सिलेक्टिव म्यूटिज़्म क्या है कि बच्चा स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में सोशल इंटरैक्ट नहीं करता, ठीक है? या फिर म्यूट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पेरेंट्स के साथ तो वो अच्छे से बात कर रहा है, मदर से अच्छे से बोल रहा है, लेकिन वही बच्चा स्कूल में जब जाता है तो बिल्कुल म्यूट हो जाता है, ठीक है? तो इस वजह से ये फाइंड आउट करना ज़रूरी होता है कि बच्चे में किसी और रीज़न की वजह से तो नहीं सिम्पटम्स शो हो रहे। ठीक है, जैसे सिलेक्टिव म्यूटिज़्म है तो इसमें अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड डिस्टर्ब नहीं होता, जबकि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में ही सिम्पटम्स स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे अगर ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में बच्चा रिपिटेटिव पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर शो करता है, जबकि सिलेक्टिव म्यूटिज़्म में बच्चा म्यूट तो है लेकिन वो रिपिटेटिव बिहेवियर्स को परफॉर्म नहीं करता। इसी तरह हमने ये फाइंड आउट भी करना है कि ये सिम्पटम्स रेट सिंड्रोम में भी होते हैं, देन एंजाइटी डिसऑर्डर्स की वजह से भी ये सिम्पटम्स होते हैं। तो इस वजह से ये फाइंड आउट करना ज़रूरी है कि सिम्पटम्स जो हैं वो कौन-कौन से क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे हैं। तो एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर में भी जब बंदे को बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी होती है, जिस तरह स्टेज फ़ोबिया होता है, लोग सोशल इंटरैक्ट नहीं कर सकते, पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते, तो इस वजह से ये फाइंड आउट करना ज़रूरी है कि ये सिम्पटम्स एंग्ज़ायटी की वजह से हैं या फिर ये ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की कैटेगरी में फ़ॉल कर रहे हैं। देन ओसीडी का क्राइटेरिया भी हम लोगों ने लास्ट में देख लेना है, ठीक है? ओसीडी में क्या होता है कि बंदा एंग्ज़ियस होता है और उसको बार-बार थॉट्स आ रही होती हैं, ठीक है? और वो फिर उन थॉट्स के नतीजे में वो बिहेवियर परफ़ॉर्म कर रहा होता है, बिहेवियर रिपीट कर रहा होता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल उसको थॉट आ रही है, वहम हो रहा है कि उसके हाथ गंदे हैं, तो वो बार-बार जाके हाथ धोता है, ठीक है? वो उसको थॉट्स आ रही होती हैं कि उसने डोर लॉक नहीं किया, ठीक है? फिर जाके वो बिहेवियर परफ़ॉर्म करेगा और जाके डोर लॉक करेगा, ठीक है? जबकि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में जो रिपिटेटिव बिहेवियर होता है ना, उसके करने की वजह से बच्चे को प्लेयर फ़ील हो रहा होता है, ठीक है? उसको अच्छा लग रहा होता है, वो रीइन्फोर्स हो रहा होता है उसका बिहेवियर, ठीक है? तो इसमें ज़्यादातर बिहेवियर जो है वो स्टीरियोटाइप्ड मोटर मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है? जैसे फिंगर को शेक करना, हैंड को फ्लिप करना, इस तरह के वो बिहेवियर्स परफ़ॉर्म कर रहा होता है। देन अगर स्किज़ोफ्रेनिया की बात करें तो उसमें भी सोशल इंटरैक्शन के इश्यूज़ होते हैं, ठीक है? लेकिन उसमें क्या होता है हैलुसिनेशंस एंड डिल्यूजन्स, जबकि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में हैलुसिनेशंस एंड डिल्यूजन्स नहीं होती। देन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स का क्राइटेरिया देखना भी ज़रूरी है क्योंकि कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में सोशल एंग्ज़ायटी होती है, क्लोज़ फ्रेंड्स नहीं होते, ऑड बिहेवियर होता है। जबकि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम में इमेजिनेटिव प्ले नहीं कर पाता बच्चा, रिपिटेटिव बिहेवियर होते हैं और सेंसरी सेंसिटिविटीज़ होती हैं। कोमॉर्बिडिटी भी चेक करना ज़रूरी है कि ऑटिज़म के साथ-साथ या साइड बाय साइड और कौन से डिसऑर्डर्स चल रहे हैं, ठीक है? जैसे ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में 70% चांसेस होते हैं कि बच्चे को कोई और भी मेंटल डिसऑर्डर हो और 40% चांसेस होते हैं बच्चे में 2 या 2 से ज़्यादा मेंटल डिसऑर्डर्स हों। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को मैनेज कैसे किया जा सकता है। कोई सवाल हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।